अन्य मंचों के लिए कार्य करते हैं और अपनी सक्रियता से लगातार भाषा भाषा संबंधी विचारणा को देश में, देश के अन्य सभी क्षेत्रों में प्रस्तुत करते हैं, विचार रखते हैं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं। हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर आयुष गुप्ता से कि डॉक्टर आयुष गुप्ता हमारे इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम को उद्बोधित करें और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें और एक युवा विचार किस तरह के किस तरह से भाषा को सोचता, समझता, विचारता है, वो सोच समझ हमारे सामने आए ताकि हम सब युवा अध्यापक और आने वाली जनरेशन्स, आने वाली संततियाँ किस रूप में हम भाषा को देखें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर आयुष गुप्ता का हम स्वागत करते हैं अपनी ओर से, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की ओर से, माता सुंदरी कॉलेज की ओर से और सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, सभी की ओर से आपका स्वागत। आप प्रस्तुत हैं हमारे इस कार्यक्रम में अपना विचार रखने के लिए। डॉक्टर आयुष गुप्ता जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी, आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर GD अही जी का और ये जो संयुक्त तत्वावधान में ये FDP चल रहा है उसमें माता सुंदरी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी का और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री लोकेश जी और श्री आशुतोष मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। और विशेष तौर से मैं डॉक्टर संजय शर्मा सर जी का जो है बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कल रात को इस विषय में जो है सूचना दी कि आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी विषय पर और शिक्षा नीति और भाषा इन सभी के समन्वय पर विचार रखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंटरडिसिप्लिनरी की बात करूंगा और इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते समय मेरी आवाज आ रही है ना लोकेश जी? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इंटरडिसिप्लिनरी की बात करूंगा कि क्यों आवश्यक है इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन। इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन जरूरी इसलिए है क्योंकि अब हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वह जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमें इंटरडिसिप्लिनरी से ही मिलेगी। जब भी हम कभी किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो क्या हम उस विषय की समग्रता को सोचते हैं? जैसे यदि मैं संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूं तो क्या संस्कृत का अध्ययन करते समय मुझे जो संस्कृत के अंदर विषय आ रहे हैं उसमें समाज भी हो सकता है, राजनीति भी हो सकती है और उसके अंदर बहुत सारी भाषा संबंधी विषय की जानकारी भी हो सकती है, उसके अंदर राजनीतिक चिंतन भी हो सकता है, सामाजिक चिंतन भी हो सकता है। तो क्या एक विषय को पढ़ते हुए हम इन सारे पहलुओं को ध्यान रख सकते हैं? और ऐसा केवल संस्कृत में नहीं है, हर एक विषय में है। और जब हम हर एक विषय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विषय एक केंद्र की तरफ जाता है, हम उसका विस्तार पढ़ते हैं। जब हम किसी विषय के तथ्यों को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ज्योग्राफी पढ़ा, इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुझे लगता है कि कई विषयों के लोग होंगे और अधिकांश विषयों से मैं उदाहरण लूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि अधिकांश विषयों से उदाहरण लिए जाएं और विज्ञान के भी हों और आर्ट्स के भी उदाहरण हों। तो जब हम उस समग्र दृष्टि का चिंतन करते हैं तो क्या हमारे विषय में वो जो समग्र दृष्टि है उसको हम डेवलप कर पाते हैं क्या? तो एक उदाहरण मैं सबसे पहले लेता हूं कि मान लीजिए कि हमें किसी विषय में, जैसे हमें अब आयुर्वेद के महत्व को समझना है, तो आयुर्वेद के महत्व को समझने के लिए जो ग्रंथ 5000 साल पहले लिखे गए हैं उन आयुर्वेद के ग्रंथों को अगर हम आज उठाकर देखेंगे तो हो सकता है कि शायद उसमें जो लिखा हो वो हमें उस स्थान पर ना मिले। यानी कि अगर चरक ने या सुश्रुत ने कहीं कोई चीज 5000 साल पहले लिखी है तो बिल्कुल वो सही लिखी है, लेकिन हमें उस चीज को अब मान लीजिए कि उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के एरिया के आसपास कोई आपको जड़ी बूटी मिलेगी, लेकिन अगर आप उस ग्रंथ के आधार पर आज के समय जम्मू कश्मीर जाकर उस औषधि के विषय में ढूंढना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो आपको नहीं मिलेगी औषधि वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। और ज्योग्राफी का क्या ज्ञान होना चाहिए? ज्योग्राफी का ये ज्ञान होना चाहिए कि क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट होता है। जब भी सूर्य की गतियां, चंद्रमा की गतियां भिन्न भिन्न होती हैं तो उससे वातावरण पर, पर्यावरण पर बिल्कुल एक अलग प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट होता है। अब वो कहाँ, उसकी दिशा क्या है, दशा क्या है, कैसे शिफ्ट हो रहा है,
वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो संबंध है वो इतना गहरा संबंध है कि मान लीजिए कि आज हम सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले जम्मू कश्मीर में जितनी ठंड होती थी उतनी ठंड अब नहीं होगी, कम हो गई होगी। क्यों हो गई होगी? क्योंकि एक भौगोलिक प्रभाव, एक वातावरणीय प्रभाव है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और हमें उसको अपडेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ और किन किन वजहों से परिवर्तन होते हैं। तो आज से 5000 साल पहले अगर किसी ने किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये जो वनस्पति है, ये जो औषधि है, वो हमें कश्मीर के आसपास मिलेगी, तो इसका मतलब है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि अब जो 5000 साल पहले कश्मीर में जैसा क्लाइमेट होता था वो अब किस तरफ शिफ्ट हुआ है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ है, दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो संस्कृत के या आयुर्वेद के ज्ञाता को कम से कम एक विषय के रूप में भूगोल भी पता होना चाहिए, क्लाइमेट भी पता होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा उसको क्लाइमेट्स का ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम क्या होता है। क्योंकि जब आयुर्वेद की समस्या आएगी तो भूगोल वाला चिंता नहीं करेगा, आयुर्वेद की समस्या को आयुर्वेद के ज्ञाता को ही चिंता करनी पड़ेगी और उसको अन्य विषयों के साथ संबंध बनाकर उस क्लाइमेट शिफ्टिंग के तौर तरीकों को समझना होगा। मैं जब भी इंटरडिसिप्लिनरी की बात करूंगा तो मैं एक त्रिभुज की बात करूंगा, और वो त्रिभुज के शेप में ही हम सारे विषयों की बात करेंगे। क्योंकि त्रिभुज जो है, हालांकि एक रेखागणित की एकमात्र आकृति है, लेकिन त्रिभुज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा व्यक्त करती है। अगर आप त्रिभुज को अपने मस्तिष्क में सोचिए, तो आप जब त्रिभुज को अपने मस्तिष्क में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो त्रिभुज है वो नीचे की तरफ जो है वो बहुत चौड़ा होता है, यानी कि वहां पे उसकी लंबाई जो है वो अधिक होती है। और फिर जब हम धीरे धीरे शीर्ष की तरफ जाते हैं तो वो एक बिंदु की ओर आता है, और इस दौरान बीच की दूरी घटती जाती है। तो जितने भी विषय हैं और हमारा जो जीवन है वो इन विषयों और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही चलता है। यानी कि जब हम त्रिभुज के निचले स्तर पर कब होते हैं? जब हमारी रेखा बड़ी होती है, यानी कि हमारे पास तत्वों की संख्या ज्यादा होती है, तो हम उसमें अपनी बाल्यावस्था में होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे सामने तत्व बहुत होते हैं, हम चीजों को कैटेगराइज नहीं करते हैं। हमारे सामने तत्वों की संख्या इतनी अधिक होती है कि अगर माता जी ने कहा कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, हम व्यवहार से सीखते हैं। माँ ने कहा कि बेटा ये कुर्सी है, इस पर बैठना है, बेटा ये मेज है, इस पर पुस्तक रखनी है, बेटा ये दरवाजा है, इसको खोलना है, इसको बंद करना है। तो ये सारी चीजें हमें उस समय अलग अलग लगती हैं, यानी कि ये भेद है, कुर्सी, मेज, दरवाजे, इन सब का जो भेद है वो हमें उस समय ज्ञात होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे तत्व होते हैं। लेकिन जब हम थोड़े और उम्र जब हमारी बढ़ती है, जब हम 4 साल के, 5 साल के या 6 साल के होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये जो कुर्सी और मेज और ये सारी चीजें हैं वो तो सारी की सारी एक ही तत्व से बनी है, लकड़ी से। और इस तरह से धीरे 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 करके हम तथ्यों से व्यापकता की ओर जाते हैं, और वो व्यापकता हर एक विषय में होती है। मतलब कि जैसे हमने मान लीजिए ज्योग्राफी से हम शुरू करते हैं, ज्योग्राफी अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा जो पहला अध्याय होगा वो होगा बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को जानना है। तो जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले एक बहुत बड़ा पिंड होता था, वो 2 भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड बना, वो उत्तरी गोलार्ध के सारे देश और सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अंगारा लैंड से बने, और एक गोंडवाना लैंड था, वो दक्षिणी भाग की ओर टूटा, और फिर गोंडवाना लैंड से एक भूभाग जो है वो किसी ज्वालामुखी प्रक्रिया की वजह से टूट के ऊपर की तरफ गया, और वो जाके अंगारा लैंड में मिल गया, और वही भाग भारत का भूखंड था। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक बार क्या हुआ कि एक पिंड था वो संकुचित रूप में था, और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो वो टूट टूट के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए। और आज की स्थिति जब हम देखेंगे, भूगोल के जो छात्र होंगे वो शायद इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि आज की स्थिति जब हम देखेंगे तो हमें एक अरल सागर है, अरल सागर जो है वो सिकुड़ रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं जो विस्तार पहले हुआ था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी या महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी थी, और जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी थी, वो धीरे धीरे फैलने के बाद अब सिकुड़ने की तरफ जा रही है। और जितने भी परिवर्तन हैं, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, लेकिन उन परिवर्तनों के पीछे भी एक ऐसा रित है जो सिस्टमैटिक है, बिल्कुल तंत्र से चलता है। तो एक समय तक चीजें फैली, एक समय तक हमारा विस्थापन हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे संकुचन शुरू हुआ। तो विस्थापन और संकुचन की जो प्रक्रिया है,
ये एक चक्रक गति है कि पहले विस्थापन हुआ और फिर संकुचन हुआ, तो ये एक चक्रक गति है। और ये चक्रक गति वही चक्रक गति है जिसे हम रेखागणित में वृत्त की आकृति बनाकर दिखाते हैं। तो मैंने एक त्रिभुज की बात की और एक वृत्त की बात की, और जो त्रिभुज की आकृति है और जो वृत्त की आकृति है, ये दोनों आकृतियां भले ही रेखागणित में इनका हम उपयोगितावाद के रूप में प्रयोग करें कि हम इनका क्षेत्रफल निकालें या इनकी परिधि निकालें या इनका व्यास निकालें, कुछ भी निकालें, लेकिन ये एक अपने आप में व्यापक अवधारणा को स्पष्ट करती हैं। और इस व्यापक अवधारणा को समझना हमें बहुत आवश्यक है। यदि हम इस व्यापक अवधारणा को नहीं समझेंगे तो शायद हम उस अंतर वैषयिकता यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी की जो बात करते हैं उस तथ्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो सब जैसे हमने ज्योग्राफी की बात की कि ये क्यों इस तरह से होता है, बिग बैंग थ्योरी से शुरू हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, कॉन्टिनेंट्स जो है उनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, कहीं भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, और इस तरह से क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को एक ज्योग्राफी का अध्यापक जब देखता है तो ज्योग्राफी के छात्र के रूप में जब वो अपने छात्र स्तर पर रहा होगा तो उसने ये देखा होगा कि देखिए जो टेथिस सागर था वो कुछ समय बाद हिमालय पर्वत बन गया। जो विंध्यन रेंज है, जो विंध्याचल पर्वत है, उसमें आज से 1 लाख वर्ष पूर्व की जब वो भूगोल पढ़ेगा तो वहां पर विंध्यन खाई होती थी, विंध्याचल खाई। तो जहां खाई थी वहां पर्वत बन गया। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है और वो उस समय सबसे ऊंचा हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके उसमें क्या हुआ, क्षरण हो रहा है। और अरावली पर्वत जो है वो आज दिल्ली में भी अरावली की जो फैला हुआ है उसकी आप ऊंचाई देख लीजिए तो बिल्कुल पैरेलल, वो जमीन के पैरेलल हो गया है, कहीं ना कहीं वो मैदान बन गया है। तो ये एक परिवर्तन है, और अगर इस परिवर्तन के माध्यम से आपका छात्र ये अनुमान लगा सकता है कि जहां पर अब अरावली पर्वत है वहां आज से 50,000 साल बाद, 1 लाख साल बाद खाई भी हो सकती है, क्योंकि प्रक्रिया यही है, चक्रक गति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रक्रिया यही है कि हमारा जो जितनी भी भौगोलिक संरचनाएं हैं, जो भी विचार हैं, इवन विचार, मैं केवल भौगोलिक संरचनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर से लेकर और इस सृष्टि तक, इवन सृष्टि और प्रलय चक्र भी अपने साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है। तो ये वाली जो दृष्टि है वो हर एक विषय में है, ये साइक्लिक ऑर्डर की दृष्टि जो है वो हर एक विषय में है कि एक स्थिति अगर आज आई है तो वो स्थिति हमेशा जो है वो चक्रक गति में चलेगी और वो स्थिति फिर से कभी आएगी। तो इस गति का दर्शन हमने किया है क्या अपने विषय में, क्या मैथमेटिक्स में इस गति का हमने दर्शन किया है, क्या इकोनॉमिक्स में हमने इस तरह के व्यापक मतलब तथ्यों से व्यापकता की ओर जाने का दर्शन किया है। जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अध्यापन में क्या दृष्टि होनी चाहिए, हिस्ट्री के अध्यापन में क्या ये दृष्टि होनी चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में ये लड़ाई हुई, 1764 में ये लड़ाई हुई, ये उद्देश्य है क्या हिस्ट्री पढ़ाने का, या उद्देश्य ये है कि जो पूर्व में हमने गलतियां की हैं उन गलतियों को दोहराया ना जाए और उन गलतियों से कुछ सीख ली जाए। और मुझे लगता है कि जो जब आप त्रिभुज की दृष्टि से हिस्ट्री विषय को सोचेंगे तो उसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा है उसमें वो लोग आते हैं जो लोग ये तथ्यात्मक जानकारी रखते हैं। और वो तथ्यात्मक जानकारी क्या है, जो आपसे सामान्यतः कई एग्जाम्स में पूछी जाती है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, अंग्रेजों ने भारत में कब प्रवेश किया, ये सारी चीजें हैं जो कि एक तथ्यात्मक रूप में होती हैं। और जब हम इन 10 तरह के तथ्यों को पढ़ते हैं तो उन 10 तथ्यों से हमें एक व्यापक अवधारणा मिलती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम गांधी के आंदोलन की बात करते हैं तो गांधी के मुख्यतः 3 आंदोलन हैं। उन तीनों आंदोलन को जब हम अपने छात्रों को पढ़ाते हैं तो क्या हम उनके मस्तिष्क में वो दृष्टि डेवलप कर सकते हैं क्या कि गांधी की व्यापक सोच क्या थी, उन्होंने क्या सोचा और क्यों उन्होंने ऐसे मूवमेंट्स चलाए, और उसके बाद संघर्ष विराम और संघर्ष का जो उनका एक क्रम रहा वो क्रम क्या हम गांधी के आंदोलनों के माध्यम से समझा सकते हैं। यदि हम गांधी के आंदोलनों के माध्यम से उस संघर्ष विराम और संघर्ष की बात को समझा सकते हैं, और गांधी की मांगें किस तरह की होती थी, गांधी की मांगें ऐसी होती थी कि उनकी 11 सूत्री मांगे हैं मान लीजिए, तो उनका फोकस रहता था कि इन 8 सूत्री मांगों को तो हमें मनवाना ही है क्योंकि ये स्वराज की दृष्टि से मुख्य मांगे हैं। तो गांधी क्या करते थे कि 11 सूत्री मांगों को लेकर और 8 सूत्री भी मान ली जाती थी तो उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो जाता था। तो इस तरह से छात्रों को पढ़ाने के बाद क्या छात्र उसमें अपने
कुछ सुधार कर पा रहे हैं क्या, या छात्र उस चीज से समझकर उसको भविष्य में अप्लाई कर सकते हैं क्या। यदि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन विश्व युद्धों को पढ़ाने के बाद जो कारण और प्रभाव उसके रहे, उन कारण और प्रभावों को ध्यान में रखकर आगे तृतीय विश्व युद्ध ना हो, या तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना ना हो, कोई जनधन की क्षति ना हो, यदि इस तरह के विचार छात्र कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ाना सार्थक रहेगा। और तीसरी चीज, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसके बाद हम मान लीजिए हिंदी और संस्कृत इन विषयों की बात करते हैं, तो हिंदी और संस्कृत विषयों के उद्देश्य को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या हिंदी और संस्कृत विषयों में जब हम कोई भी विधा पढ़ते हैं, तो एक तो हमने बहुत जो हिंदी और संस्कृत के छात्र होते हैं उन्हें ये पता होता है, वो कई बार अपने निबंधों में भी लिखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हमें उस समय की साहित्यिक चेतना जो है वो ये बताती है कि उस समय के समाज में क्या क्या कुरीतियां व्याप्त थी या क्या क्या अच्छाइयां व्याप्त थी, वो हमें साहित्यिक रूप से पता चलता है। लेकिन एक जो विषय है वो हमारे अंतः चेतना से कैसे जुड़ता है, मतलब हिंदी है तो हिंदी में हमने अगर रस सिद्धांत पढ़ा, तो हिंदी में रस सिद्धांत पढ़ने का क्या उद्देश्य है। क्या हम छात्रों को ये बताना चाहते हैं, या हम ये उनको ये ज्ञान देना चाहते हैं कि महाकवि भूषण जो हैं वो वीर रस के कवि थे, और महाकवि भूषण वीर रस के कवि थे, ये हास्य रस के कवि थे, ये किस रस के कवि थे, वो इस रस के कवि थे, या ये रचना इस समय में लिखी गई, या प्रगतिवादी साहित्य ऐसा होता था, या छायावादी युग ऐसा था। इसके पीछे व्यापक दृष्टि क्या है, जो रस सिद्धांत है उसके आगे और कहां तक जाना है और कहां तक जा सकते हैं, ये दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं हमें फिर उस तंत्र से जोड़ेगी जिस तंत्र में हम सोचने पर मजबूर होंगे। क्योंकि जब भी कोई क्रिया होती है, यानी कि जब हम कोई नाटक देख रहे हैं, मान लीजिए हास्य रस का कोई नाटक देख रहे हैं जिसमें हास्य की अभिव्यक्ति हो रही है, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब हम कोई चीज अच्छी खाते हैं तो हमारे शरीर में फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हम कोई अच्छा नाटक देखते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, या कभी कई ऐसे देशभक्त होते हैं जिनको राष्ट्रगान सुनने के बाद कोई अजीब सा अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जो शरीर के किसी न किसी रस को प्रभावित करती हैं और सीधे रसायन शास्त्र से जुड़ती हैं, सीधे बायोलॉजी से जुड़ती हैं, और वो हार्मोनल चेंज, तो क्या हिंदी का छात्र जो है वो उस चीज को पढ़कर, उस रस के सिद्धांत को पढ़कर अपने उस हास्य रस के स्थायी भाव, हास के शारीरिक परिवर्तनों को पढ़ सकता है क्या? क्या वो उन परिवर्तनों को जान सकता है क्या कि उसके शरीर में ऐसे क्या चेंजेस हुए? तो कहीं ना कहीं जब हम इस तरह के अध्ययन के तरीकों को रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम अंतर वैषयिक दृष्टि डेवलप कर पाएंगे। और अंतर वैषयिक दृष्टि डेवलप करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हर एक विषय जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यापक अवधारणा लिए हुए है। और विषय बना कैसे, सबसे पहले हमें ये चिंतन भी करना है कि विषय बना कैसे। तो विषय ऐसे बना कि जब हम वैदिक साहित्य उठाते हैं, मैं थोड़ा संस्कृत का छात्र हूं इसलिए बीच बीच में संस्कृत के भी उदाहरण दूंगा, और वो संस्कृत के उदाहरण जो है वो बड़े व्यापक होंगे। तो जब हम वैदिक साहित्य उठाएंगे तो उसमें कहीं पर भी पर्यावरणीय शिक्षा या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स ऐसा विभाजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया विभाजन? क्योंकि उस समय उस तरह की आवश्यकताएं नहीं थी। आवश्यकताएं क्यों नहीं थी? क्योंकि डेली लाइफ में ही वो सारे काम होते थे। अगर आप पूजा पद्धति देखें उस समय की, या उस समय की कोई जो कर्मकांड की पद्धति देखेंगे, तो उसके कर्मकांड में ही पर्यावरण की सुरक्षा समाहित होती थी। वो तो कहते हैं कि उस प्रकृति को नमन है जो पृथ्वी जिसका जो है वो उधर स्थानीय है, द्यू स्थानीय जिसका सिर है। तो इस तरह की चीजों को लेकर वो पूरी सारे विषयों को वो अपने आचरण पद्धति में ही रखते थे। उनको अलग से विषय बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको कभी वैदिक ऋषि ये चेतावनी देते हुए नहीं मिलेगा कि पृथ्वी का तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, भाइयों अब हमें सतर्क हो जाना है। वैदिक ऋषि कभी भी इस चिंता में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके दैनिक जीवन में जो है वो उसका व्यवहार ही वही है, उसकी पद्धति में, उसके आचरण में, उसके कर्मकांड में वो सारी चीजें समाहित हैं जिससे उसके समाज में गरीबी और उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी और इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो
अपने जब भी कोई कार्य करने जा रहा है तो उसमें उस कार्य के साथ साथ वहां के भूत, यानी कि भूत इन द सेंस की जो उसके बाकी के आसपास के प्राणी हैं उन सब के लिए भी उसका विधान किया गया है। जो आसपास के गरीब लोग हैं उनके लिए भी उसका विधान किया गया है कि आप इसके लिए भी कुछ देंगे। तो सभी के साथ सभी का जो सामंजस्य एक बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अंतर्वैयिकता है। और जब हम यूटिलिटेरियन होते हैं, यूटिलिटेरियन इन द सेंस जब हम उपयोगितावादी होते हैं, उपयोगितावादी होते हैं तब विषयों का निर्माण होता है, तब हम विषयों का निर्माण करते हैं और उन विषयों के निर्माण से फिर हम उपयोगितावादी होते हुए विस्तार की तरफ इतना बढ़ जाते हैं कि हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। और हमें जड़ों को जानने की जरूरत क्यों है, हमें जड़ों को जानने की जरूरत क्यों है, एक प्रश्न ये उठता है। तो हमें अपनी जड़ों को जानने की जरूरत की जब बात आती है तो मुझे लगता है इसमें एक उदाहरण मुझे लगता है कि इसमें एक उदाहरण जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि अगर आपके घर की लाइट खराब हो जाए या बिजली खराब हो जाए तो कई बार आप जो पावर हाउस है वहां की समस्या होगी, और अगर आप अपने घर के बोर्ड से, अपने घर के मीटर से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो मीटर से ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों हाँ को? जी, हाँ जी, आयुष जी अच्छा, बिल्कुल आ रही है। तो जब हम अपने घर की मीटर से या अपने घर के बोर्ड से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसका समाधान हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि समस्या जड़ में है। और समस्या जितनी विकराल होगी उसकी जड़ में आपको जाना ही पड़ेगा। और समस्या जिस जड़, अगर आप जड़ में नहीं जाएंगे तो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो आज हमारे सामने जो भी ये संकट आ रहे हैं उन सब की समस्या हमारी जड़ों में ही है। और वो जड़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमें वैदिक अध्ययन से मिलेंगी। और वैदिक अध्ययन से हम अपने सब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि जिस व्यापक दृष्टि की, फिर हमें त्रिभुज वाली उस गति में जाना पड़ेगा कि हमारा विषय क्या कहना चाहता है। कि हम जब ये कहते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार अच्छा होता है, जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर संस्कृत पढ़ रहा हूं और कोई फिजिक्स पढ़ रहा है और कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है और कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो हम चारों सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ रहे हैं, हम चारों का कंटेंट अलग अलग है, लेकिन हमारा व्यवहार उससे कैसे अच्छा होगा। तो ऐसा उस सब्जेक्ट के मूल में या शिक्षा के मूल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है। तो देखिए, ज्योग्राफी की हमने बात की कि हम पहले हमने नदी पढ़ी, नदी पढ़ने के बाद हमने पर्वत पढ़े, पर्वत पढ़ने के बाद हमने राजधानियां पढ़ी। और जब हम 10 तरह की नदियां पढ़ते हैं तो हमें नदियों के विषय में एक व्यापक जानकारी प्राप्त होती है कि जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी किसी सहायक नदी से बनती हैं। ऐसे करके धीरे 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 हम तथ्य से व्यापकता की ओर पहुंचते हैं। और तथ्य से व्यापकता की ओर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो पैरेलल तरीके से हमारे मस्तिष्क में एक सोचने का मैकेनिज्म क्रिएट करती है, क्रियाविधि बनाती है कि हमारा दिमाग कैसे सोचेगा। तो हमारा जो अध्ययन होगा उस अध्ययन के सब्जेक्ट कंटेंट भले ही डायरेक्ट रूप से हमें प्रभावित ना करें, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के पढ़ने की प्रक्रिया जो होगी वो हमारे मस्तिष्क पे निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगी। कि अगर आपको कोई बता रहा है कि कोई तथ्य बताया, 4 तथ्य बताए, उस 4 तथ्य से उसमें एक समानता की कोई चीज बता के उस 4 तथ्य को 2 पॉइंट्स पे लेके आए, फिर उन 2 पॉइंट्स में भी समानता की बात करके एकदम से अचानक से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया निकाल लिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये मानसिक विकास की एक प्रक्रिया है, और व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो इसी प्रक्रिया के आधार पर होता है। पूरा दर्शन शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र इसी पर टिका हुआ है। मुझे लगता है इसमें कुछ दर्शन के भी छात्र होंगे, तो अगर वो दर्शन के छात्र इस चीज पर विचार करें कि चार्वाक दर्शन जो है वो एकदम बाल्यावस्था है, व्यक्ति की बाल्यावस्था और चार्वाक दर्शन की आप तुलना कर लीजिए, वो दोनों एक ही लगेंगे आपको। चार्वाक दर्शन के बाद हम कुछ दर्शनों को छोड़कर सीधे अगर हम आ जाते हैं न्याय दर्शन पे, तो न्याय दर्शन जो है वो 7 तत्व, न्याय दर्शन जो है वो 16 पदार्थों को मानता है, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों को मानता है। फिर जब हमारा और माइंड का डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे हमारी वर्गीकरण करने की प्रक्रिया जो है वो तेज होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करने की प्रक्रिया हमारी तेज होती है, और हम जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे हमने लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी के दरवाजे को एक ही लकड़ी नाम के कैटेगरी के अंदर रख दिया। तो कहीं ना कहीं जब हमारे मस्तिष्क का विकास होता है तो वर्गीकरण का जो हमारा तरीका है वो एक वृद्धि होती है उसमें। और हम धीरे 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 करके जितने भी तत्व देखते हैं और तत्वों से समन्वयात्मक दृष्टि से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं प्रकृति पर। मतलब आप अपने आसपास की कोई भी चीज देख लीजिए,
और उसके विषय में चिंतन करना शुरू करिए, आप एकदम से प्रकृति तक पहुंच जाएंगे। और जितने तत्व देखेंगे वो सब आपको प्रकृति में ही समाहित मिलेंगे। और अंत में एक अलग सी चीज दिखेगी जो चेतना होगी आपकी। मतलब आपकी जो बॉडी है वो भी सारी प्रकृति से बनी है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये जितनी भी चीजें हैं वो आप देख रहे हैं कि वो लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल, इन सब चीजों से बना है, सब प्रकृति से आता है। तो क्या 2 चीजें बची? एक बची प्रकृति और एक बची कॉन्शियसनेस, यानी कि जड़ और चेतन। क्या बचा? जड़ और चेतन। लेकिन जब हमारी मस्तिष्क की इस कैटेगराइजेशन की प्रक्रिया, यानी कि वर्गीकरण की प्रक्रिया जो है वो और तीव्र होगी, तो हमारे अंदर वो सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होगी जिससे हम उस जड़ और चेतन के समन्वित रूप में भी एक और पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, त्रिभुज के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जड़ और चेतन में भी एक समानता स्थापित करके हम उस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें यह समझ में आता है कि वाकई में अद्वैत वेदांत दर्शन किस समन्वय की बात कर रहा है। आप चारवाक से आइए, चारवाक जो दर्शन के छात्र हैं वो समझ रहे होंगे। मैं एक एक करके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को टच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल थ्योरी है, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो शायद अंतर्वैषयिकता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन के पास तत्वों की संख्या बहुत है और प्रमाणों की संख्या कम है। तो आपका जो मानसिक स्तर है वो धीरे 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 करके उम्र के साथ साथ कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, हमको सबसे पहले माइंड का मैकेनिज्म ट्रेस करना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यापकता बढ़ेगी, सोच की व्यापकता बढ़ेगी, तत्वों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति रहेगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे तत्वों के वर्गीकरण की प्रकृति बढ़ेगी और हम बहुत्व से एकत्व की ओर जाएंगे। और ये चीज जो है, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, अगर आपको इस चीज की का ज्ञान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो एकात्म दृष्टि जो हर एक सब्जेक्ट के अंदर है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैसे है? आप कई देशों का व्यवहार देखिए। आप जब कई देशों का व्यवहार देखेंगे तो आप देखेंगे जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में कभी ना कभी विवाद होता ही रहता है, कोई भी पड़ोसी देश हो। तो चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा कि चाणक्य ने एक मंडल सिद्धांत बनाया। अब हम पॉलिटिकल साइंस पे आ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिन पे आ रहे हैं। चाणक्य ने एक मंडल सिद्धांत बताया और उन्होंने एक व्यापक अवधारणा सोच ली। उन्होंने ये सोच लिया कि जो भी पड़ोसी देश होंगे वो सारे के सारे शत्रु ही होंगे। वो कहते हैं अरि और विजिगीषु का कॉन्सेप्ट, कि जिसकी सीमा आपसे लगी हुई है वो आपका शत्रु होगा। तो चाणक्य के समय में ये सिद्धांत बिल्कुल प्रबल रूप से प्रचलित था। आप मंडल सिद्धांत उठा लीजिए और उसके बाद सप्तांग सिद्धांत उठा लीजिए, और उन सिद्धांतों को आज के समय के पॉलिटिकल साइंस के जो भी, या आप व्यवहारिक रूप में अपने देशों पर लागू कर लीजिए, 80% सिद्धांत आपको वही मिलेंगे। 80% सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यापक परिवर्तन। आपके संबंध हो सकता है नेपाल के साथ अच्छे हों, नेपाल के साथ संबंध अच्छे होने का कारण ये भी हो सकता है कि शायद और कोई राजनीतिक कारण रहे हों, तो उन सारे कारणों का विचार विमर्श करना होगा। अब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे आते हैं। मान लीजिए हमने इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब पढ़ा दिया बच्चे को। हमने जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जीएनपी पढ़ा दिया, एनएनपी पढ़ा दिया, प्रति व्यक्ति आय भी पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन अगर वो व्यापक अवधारणा नहीं बनेगी, वो क्या व्यापक अवधारणा? मान लीजिए कि हम इकोनॉमिक्स में कोई उदाहरण लेते हैं कि अभी जैसे कोरोना के समय में मार्केट बंद रहा, तो हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि जो स्थिति पहले कभी आ चुकी है उस स्थिति से सीख कर हम आज की स्थिति से निपटें। तो 1929 में विश्व में एक वैश्विक महामंदी आई थी, और 1929 में जो वैश्विक महामंदी आई उसमें देखा गया कि डिमांड जो है वो कम हो गई। डिमांड जो है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उस समय जो है लोगों के पास पैसा नहीं था, स्थिति बड़ी खराब थी, और आज भी वही स्थिति है। तो आज हमने जिन प्रविधियों का प्रयोग किया, एक केन्स नामक अर्थशास्त्री थे उस समय, और उन केन्स नामक अर्थशास्त्री ने क्या प्रयोग किए और उन प्रयोगों से हमने कैसे निजात पाई उस समस्या से, और आज के समय में वो किस तरह से प्रासंगिक हैं, ये रिसर्च का विषय है। और हमें अपने छात्रों को इस तरह से डेवलप करना है कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उनके मस्तिष्क में एक विचार आना चाहिए। अगर आपने उनको बताया कि टेथिस सागर की जगह पर हिमालय पर्वत है, जहां पर भ्रंश घाटी, विंध्यन भ्रंश घाटी होती थी, वहां पर पहले मैदानों का निर्माण हुआ, आज वहां विंध्यन रेंज है, विंध्य पर्वत है। और आप
ये देखिए आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं कि आप कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो राजस्थान में है, फिर यहाँ दिल्ली में जब वो आती हैं तो वो रिज हो जाता है। तो एक तो ये हुआ कि आपने उसको अलग अलग तरीके से देखा, और एक ये दृष्टि होती है कि अरावली रेंज जो है वो पूरी फैली हुई है, उसको दिल्ली में रिज कहते हैं, और उसको अरावली पर्वत कहाँ कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं। ये है जिसको कहते हैं एकम शब्द विप्राह बहुधा वदंती, एक ही सत्य है और उसको भिन्न भिन्न तरीके से लोग कहते हैं। हिंदी वाला उसको रस कहता है, बायोलॉजी वाला उसको हार्मोन कहता है, मैं उसको कुछ और कहता हूं, जो अशिक्षित हैं वो उसको मजा कहते हैं, कहते हैं अरे वाह मजा आ गया। तो ये सारी दृष्टियां जो हैं वो भिन्न भिन्न, विषय जो हैं वो प्रतिपादन एक ही चीज का कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका व्यवहार ठीक करना और आपको उस नियोजन की तरफ लगाना, या आपको सा विद्या या विमुक्तये की जो उक्ति है वो विमुक्ति हो सकता है कि उस समय में जब मोक्ष परक चीजें होती थी तब वो मुक्ति जो है वो उसमें मोक्ष रूप में होती हो, लेकिन आज के समय में जो मुक्ति है वो हो सकता है नियोजन की तरफ मुड़ गया है। तो सा विद्या या विमुक्तये की जगह सा विद्या या नियुक्तये, यानी कि विद्या वो है जो अपॉइंटमेंट कराए। और फिर उसके बाद आप जरा चिंतन करिए, 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि आप जो है वो कामयाबी के पीछे, आप सफलता के पीछे मत भागो, आप ज्ञान के पीछे भागो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यदि व्यक्ति जो है वो अपने माइंड से उस चीज को सोचेगा और अपने विषय में उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा त्रिभुज के, जहां से उसको वो सब कुछ दिख रहा है, जहां से उसको वो सब कुछ दिख रहा है, जो एक तथ्यात्मक जानकारी भी उसके पास है और उस तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ उसके पास समन्वित दृष्टि भी है। वो जब व्यवहारिक दृष्टि में होता है तो वो कुर्सी और मेज और दरवाजे का उस तरह से प्रयोग भी करता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो है वो सारी चीजें एक साथ एक आइडिया के फॉर्म में भी हैं। तो इसे कहते हैं अभेदात्मक भेद दृष्टि, मतलब आपके दिमाग में भेद भी स्थापित है और अभेद भी स्थापित है, और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है। अभी हमने ज्योग्राफी की बात की, अभी हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ सिद्धांत की बात की, अब मान लीजिए हम और कोई सब्जेक्ट, हिंदी की बात की, संस्कृत की बात की, अब मान लीजिए कि हम आयुर्वेद की बात करते हैं। देखिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होगी उनको पता होगा कि जब आप ब्लड प्रेशर आपको बढ़ता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन होता है लेसिक्स। जनरल हॉस्पिटल्स में लेसिक्स इंजेक्शन दिया जाता है। और जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है जब आपके मस्तिष्क में कोई गलत विचार आ रहे हो या आप ज्यादा सोच रहे हो, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसके बाद अगर आप बिना इंजेक्शन लिए उस विचार को सोचना बंद करते हैं तो धीरे 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 करके वो ठीक हो जाता है ब्लड प्रेशर। अब जो एलोपैथी है और जो आयुर्वेद है उसका अंतर समझिएगा, और ये एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात बोलूंगा मैं, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे साइंस और आर्ट्स का जो डिफरेंस है उसको काटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति में हमें ये बताया गया है, नई शिक्षा नीति में जिस मल्टीडिसिप्लिनरी जिस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की बात की गई है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उस बंधन को काटना है कि आर्ट साइड अलग है और साइंस साइड अलग है। सोचिएगा आर्ट्स जो है, मैं एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को उससे आपत्ति हो वो कहेंगे, और जनरल बात है कि जो आर्ट साइड का छात्र होता है वो 80%, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, अपवाद हो सकते हैं, जो एक आर्ट साइड का छात्र होता है वो भावनात्मक दृष्टि से अधिक प्रबल होता है, और जो साइंस साइड का छात्र होता है वो कहीं ना कहीं प्रायोगिक दृष्टि से वो प्रायोगिक दृष्टि से उसका माइंड विकसित होता है। दोनों में एक और अंतर है कि साइंस साइड के साथ छात्र के साथ एक समस्या रहेगी कि अगर आप उसको 10 लाइन पढ़ने को दीजिए और उन 10 लाइनों के बीच में कोई कनेक्टर नहीं है, यानी कि उसमें कोई योजक नहीं है, तो वो उन 10 लाइनों को याद नहीं कर पाएगा, उसके माइंड का जो मैकेनिज्म है। और आर्ट साइड की पॉजिटिव चीज क्या है, उसको आप 100 लाइन याद करने को दे दीजिए, वो साइंस साइड वाले से ज्यादा जल्दी पढ़ के सुना देगा। आज के समय में हमें ऐसे दोनों तरह के छात्रों की जरूरत है जो दोनों दिशाओं में सोच सकें। और वो दोनों दिशाएं कौन सी हैं? एक तो उसको भावनात्मक तरीके से भी प्रबल रखना होगा और उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी हो। तो हमें अपने छात्रों का विकास कैसे करना है कि उनको अगर कोई चीज रटनी है तो वो उस तरफ भी मूव कर सके, और अगर कोई कनेक्टर नहीं भी है तब भी वो उसका योजक बना सके। तो अब मैं कह रहा हूं क्या कि आयुर्वेद
और एलोपैथी, इन दोनों की समानता मैं इस बात से करूंगा। देखिए, जब लेसिक्स की हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी का कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम उसको लेसिक्स इंजेक्शन देते हैं। लेकिन डॉक्टर लेसिक्स, जो एलोपैथी का डॉक्टर है, वो लेसिक्स इंजेक्शन लगाने के बाद कभी ये नहीं कहता कि आप जो विचार कर रहे हैं उसको करना मत बंद करिएगा। आपने कभी सोचा है? आपको जब भी कोई डॉक्टर जो है उसको आप बोलिए कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और क्या करूं, तो वो जाके आपको एक लेसिक्स इंजेक्शन देगा, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आप जो सोच रहे हैं उसको सोचते रहिएगा। क्यों? उसको बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि ये शरीर जो है वो भावनात्मक तरीके से बना है। आप हमेशा विज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। शारीरिक भावना जो है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और जो आयुर्वेद है उसमें क्या होता है कि आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जो चिकित्सक है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। चिकित्सक जो है वो कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, चिकित्सक कौन कौन से टेस्ट करेगा। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता था, उसका मानसिक टेस्ट भी होता था कि वो मानसिक रूप से कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वातज है, पित्तज है या कफज है, किस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर ज्यादा है, उसको किस तरह से मेडिसिन देनी है। लेकिन आज की समस्या क्या है? आज की ये समस्या है कि वो जो है आपको लेसिक्स इंजेक्शन ही देगा, और जब वो लेसिक्स दे देगा तो अगर आपने लेसिक्स लेने के बाद उन विचारों को सोचना बंद कर दिया जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाएगा क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं। और ऊपर से उस लेसिक्स का प्रभाव जो है वो भी आपके शरीर को इतना प्रभावित कर देगा कि अचानक से आपका ब्लड प्रेशर डाउन होकर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो लेसिक्स लगवाते हैं और उसके बाद इतना नीचे आ जाता है उनका ब्लड प्रेशर कि वो समस्या हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें आज साइड इफेक्ट्स की दृष्टि से आयुर्वेद और एलोपैथी, इन दोनों को मिलाकर उसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें आयुर्वेद से लेना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट कैसे ना हो, और एलोपैथी से लेना पड़ेगा कि हमें शीघ्र या त्वरित आराम कैसे मिले। तो इन दो बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आर्ट्स और साइंस का डिफरेंस है इसको हमें बीच से तोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में जिस एक जो बीच का एक बाधक है कि पहले क्या होता था कि एक हमने आर्ट साइड में है, मैं साइंस साइड में हूँ, मैंने साइंस साइड पढ़नी है, मैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी ही पढ़ सकता हूँ, मैं आर्ट साइड में हूँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी संस्कृत हिंदी यही सब्जेक्ट्स हैं। तो उस चीज को तोड़कर बहुत अच्छा कार्य जो है वो नई शिक्षा नीति में हुआ है। अब हम जैसे हमने बात की अभी आयुर्वेद की, उसके अलावा हम और भी कई सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब हम और कौन सा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं? मान लीजिए हमने इकोनॉमिक्स पर भी बात की, ज्योग्राफी पर भी बात की, हिस्ट्री पर भी थोड़ी सी बात की। अब हिस्ट्री में हम और बात कर सकते हैं। हिस्ट्री में हम क्या बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने विश्व युद्धों की बात की कि जो हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और कारण को देखकर तृतीय विश्व युद्ध ना हो, या तृतीय विश्व युद्ध हो तो उसमें जनधन की कम हानि हो, क्योंकि क्योंकि आजकल की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अलग हैं। आप कई चीजों को टाल भी नहीं सकते, और अगर आप नहीं टाल सकते तो क्या हम उन दो विश्व युद्धों की दृष्टि से अपने छात्रों को इस तरह से सोचने पर विवश कर सकते हैं क्या, जो ये सोचकर ये परिणाम दे सकें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे जो है जनधन की कम हानि होगी या इससे युद्ध टलेगा। तो सोचने की जो क्षमता है वो विकसित करना जरूरी है। तो मैंने हर एक विषय में एक ट्राइंगल की बात की, एक त्रिभुज की दृष्टि से मैंने हर एक विषय का एक वर्णन किया। और ये भी है कि जो विषय है वो तथ्यात्मक रूप से इस दृष्टि में चलेगा, इस त्रिभुज की दृष्टि में चलेगा, वो व्यापकता से एकाग्रता की ओर जाएगा। और जो कंटेंट है, जो उसका विषय है, वो विषय कहीं ना कहीं हमें ये शिक्षा देता है कि हम एक तथ्यात्मक तरीके से एक विषय को जान रहे हैं। देखिए, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तब भी यही चीज होती है। क्या होता है? जब आप कहीं 4th ग्रेड का एग्जाम देंगे तो आपसे तथ्यात्मक चीजें ही पूछे जाएंगे, आपसे व्यापक चीज नहीं पूछी जाएगी। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसका वर्णन करें। आपसे यही पूछा जाएगा कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, 1885 में कौन सा युद्ध हुआ। वो स्तर उस सोच का है। जब उससे ऊपर आप व्यापक स्तर पर जाएंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे तो आपसे और कुछ अलग से व्यापक, कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर आप और ऊपर जाइए तो आप यूपीएससी में जाएंगे तो आपसे विचार करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको चिंतन करना है। क्यों चिंतन करना है? क्योंकि आपको क्या करना है, आपने अगर संस्कृत सब्जेक्ट लिया तो उसका जिला चलाने से क्या लेना देना, वो तो आपको डीएम बनाएगा। तो आपकी जो दृष्टि विकसित हो रही है कि आपको अचानक से
कोई समस्या आई और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, इनको पढ़ने से जिला चलाने का क्या संबंध है? यूपीएससी क्या यूपीएससी में क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको ये चीज नहीं पता कि संस्कृत पढ़ाने का जिला चलाने से क्या संबंध? या कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि अच्छा ये बताइए, हम संस्कृत पढ़ के, हिंदी पढ़ के या ज्योग्राफी पढ़ के क्या करेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का समाधान हमें अंतर वैषयिक दृष्टि से ही देना पड़ेगा। और वो अंतर वैषयिक दृष्टि इतनी आवश्यक है आज के समय कि मैं बार बार जब भी कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जब हम कभी जो मैथमेटिक्स के अगर यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई शब्द है, ये जो पाई शब्द है, इसका सारा प्रयोग भारत में हुआ। मतलब आप शुल्ब सूत्र उठाकर देखिए, वैदिक संहिताएं उठाकर देखिए, तो आपको इसके सारे प्रयोग मिलेंगे, गलतियां भी उसमें मिलेंगी। और फिर उसके बाद धीरे 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 करके वो चीज रिफाइन होगी भारत में। भारत में रिफाइन होगी, आपको सारे प्रयोग भारत में मिलेंगे कि उन्होंने ऐसे रस्सी से वृत्त बना के, कई वृत्त बनाकर देखे और फिर उसके परिधि का उसने अनुपात लिया। तो ये सारे प्रयोग भारत में हुए और अचानक से एक हवा आएगी कि 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ग्रीक लोगों ने पाई का आविष्कार किया। अरे भाई, जब प्रैक्टिकल जहां होगा वहीं तो ये पता चलेगा कि ये जो वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि पाई आर स्क्वायर और जो परिधि है 2 पाई आर, तो उन दोनों का जब आप अनुपात निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको पाई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने जिन प्रयोगों को किया, और मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम क्या होता है, हम डायरेक्ट आज जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट बताते हैं कि वृत्त का पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई कैसे आया, पाई का उद्भव कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि अगर ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रहे हैं कि पाई कैसे आया, तो क्या हुआ? आप वही गलती कर रहे हैं जो आप अपने यहाँ कभी कभी कर देते हैं कि बच्चे को पहली क्लास में डाला और फिर सीधे 5वीं क्लास में उसको भेज दिया। तो मैथमेटिक्स वालों को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी कोफिशिएंट और जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स भी अपने आप में एक व्यापक विचार देते हैं। जो कांस्टेंट है, मान लीजिए कि आप इलास्टिसिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इलास्टिसिटी में आपको इलास्टिसिटी कांस्टेंट मिलेगा। हर एक चीज में आपको कांस्टेंट मिलेगा। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, सब में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कांस्टेंट क्या है, वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है, उस कांस्टेंट का क्या मतलब है? तो वृत्त आप कितने भी बना लीजिए, उनका व्यास भी अलग होगा, उनकी त्रिज्या भी अलग होगी, उनका जो है परिधि भी अलग होगी, लेकिन उन चीजों के विषय में जो हम बात करेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि जो उसके परिधि का और जो उसके व्यास का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। और इन कांस्टेंट के माध्यम से इतनी व्यापक अवधारणाएं आप ब्रह्मांड की ओपन कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें आप ओपन कर सकते हैं कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। और उस सर्कुलर मोशन को, वो जिसकी मैं बात कर रहा था, वृत्तीय गति जो हमारे शरीर से लेके और इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया में है, उस वृत्त की अवधारणा को इन चीजों के साथ सोचिए। और वृत्त के जितने फॉर्मूले हैं, परिधि का फॉर्मूला लगाइए, आप उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, उसके अनुपात को निकाल के लगाइए, आपको एक व्यापक दृष्टि मिलेगी और वो गणित दर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी विषय है, जब हम पीएचडी कहते हैं, हमारे यहाँ पीएचडी तो कहा जाता है, हमारे यहाँ डीफिल भी कहा जाता है कि जो रिसर्च का काम है वो डीफिल हो रहा है। तो क्या वो डीफिल में स्टूडेंट जो है वो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, जब हम संस्कृत में डीफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम संस्कृत के दर्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स में डीफिल कर रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स की फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। और वो फिलॉसफी वो है जो आपको केवल वृत्त को वृत्त आकृति रूप में नहीं समझती, वो आपको ब्रह्मांडीय संकल्पनाओं के साथ जोड़ता है। और वो ब्रह्मांडीय संकल्पना अंत कहाँ होती है? वो सृष्टि प्रक्रिया और प्रलय प्रक्रिया के चक्र पर अंत होती है। मैं जिस दृष्टि से आपको त्रिभुज की व्याख्या कर रहा हूं, उस दृष्टि से आप सोचना शुरू करिए, आपका सब्जेक्ट उस व्यापक विचार तक जाएगा। और जो सब्जेक्ट उस व्यापक विचार के जितना करीब होगा, उस सब्जेक्ट में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनका दिमाग उतना ज्यादा विकसित होगा।
मैं क्या कह रहा हूं कि जिन सब्जेक्ट्स का उन व्यापक अवधारणाओं के साथ जितना घनिष्ठ संबंध होगा, उस बच्चे को आप उतना व्यापक संकल्पनाओं के साथ और वर्गीकरण करने की क्षमता उसकी उतनी अधिक होगी। लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फायदा? तो अगर अध्यापक उस विषय के दर्शन को समझकर उस विषय का प्रतिपादन कर दे और वो दृष्टि विकसित कर दे, क्योंकि अध्यापक का काम ये नहीं है कि वो आपको ये बताए कि वीर रस है और शांत रस है और क्या है। नाटक देखने के बाद जो है हमें वीर रस की उत्पत्ति होती है, महाकवि भूषण वीर रस के कवि हैं, ये हास्य रस के कवि हैं, ये सारी चीजें तो तथ्यात्मक हैं। लेकिन जो हिंदी विषय से हिंदी विषय का छात्र जिस चीज की तरफ उसको सोचना चाहिए, अब मान लीजिए हम लोग, और हमें जरूरी नहीं है कि हम रेफरेंसेस को हमेशा लें, क्योंकि हमारे यहाँ एक संस्कृति ये भी है कि हम रेफरेंसेस को बड़ा महत्व देते हैं कि अगर थॉमस ने कहा है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी थॉमस ने, अगर किसी कीट ने या किसी प्रोफेसर महालिंगम ने कहा है तो वो बड़ी अच्छी चीज है। क्या हमने कभी अपने विचारों के विषय में सोचा है क्या कि जो विचार हमारे अंदर आते हैं, जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वो मौलिक विचार हैं, वो मौलिक विचार हैं, और उन विचारों पर आप चिंतन करते जाइए करते जाइए करते जाइए। हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, कुछ समय बाद आपको अपनी विचारधारा को सुधारने के कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम रेफरेंस की संस्कृति की वजह से अपना मूल विचार छोड़ दें, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं नोट जरूर करना चाहिए। वो हमें अपने छात्रों को ये बताना चाहिए कि मैंने जो आपको पढ़ाया उससे भिन्न आपका कोई विचार हो या आपको कुछ फील होता हो, ऐसा अनुभव होता हो, तो आप उसको लिखिए और लिखते जाइए लिखते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मानसिक विकास ऐसा होगा कि आपने जो लिखा है उसमें ही आप खुद करेक्शन करके अपनी खुद की थ्योरी बना देंगे। ये वाली सोच इसलिए विकसित करनी है क्योंकि वाकई में जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट की स्थिति देखते हैं, तो उसके पीछे होने का सिर्फ यही कारण है कि हमने उस प्राथमिक स्तर पर या उस माध्यमिक स्तर पर उस छात्र के सोचने की क्षमता को जागृत नहीं किया है। अगर हम उस छात्र को इन विषयों के साथ जोड़कर, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं x+y=5 है और आपसे कहूं इसमें x की क्या वैल्यू होगी, या कहूं x+y+z=10 है और पूछूं कि इसमें x की क्या वैल्यू होगी, तो आप कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जहां दो वेरिएबल्स हैं वहां पर दो इक्वेशंस होनी ही चाहिए, वो दो इक्वेशंस होनी ही चाहिए। तो अगर तीन वेरिएबल हैं तो वहां तीन इक्वेशन होनी ही चाहिए। तो हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत सारे विषय हैं, एक विषय नहीं है। तो हमें जो व्यापक दृष्टि मिलेगी वो केवल एक सब्जेक्ट से नहीं मिल सकती, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाइएगा तो ज्योग्राफी पढ़ाते समय उसको यही महसूस होगा कि ये तो हम रोज पढ़ते हैं, वो तो हमें गुरुजी आते हैं, वो हमें ये पढ़ाते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। लेकिन जब आप उसको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे तब वो उस दूसरे विषय में भी उस तरह के ट्राइंगल का अनुभव करेगा, उस तरह के त्रिभुजाकार एक व्यापक उसके डेवलपमेंट का अनुभव करेगा। जब आप उसको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो उसमें और तथ्यात्मक चीजें देखेगा और उनकी व्यापकता का अध्ययन करेगा। जब वो इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेगा तब वो ब्रह्मांड के या समस्त विश्व के या उस ज्ञान के 4 तत्वों को पकड़ पाएगा जिनकी जरूरत है। एक ही विषय अकेला, जिसको कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसी तरह से इस जो ये शिक्षा दर्शन है वो एक सब्जेक्ट के कंधों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा केवल मैथमेटिक्स पढ़ता रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज तो हर एक जगह है, हर एक जगह है। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं बड़ा कैलकुलेटिव माइंड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2+2 जोड़ के बहुत जल्दी से बता देता है 4, नहीं। कैलकुलेटिव माइंड का ये मतलब है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका तुरंत रिएक्शन देता है। तो क्यों दे पाता है? क्योंकि उसको पता है कि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उसको पता है कि कैसे व्यापक विचारों की तरफ हमें जाना है। क्यों पता है उसको? क्योंकि उसके अध्यापक ने उसको तथ्यों से व्यापक सोच तक जाने की प्रविधि उसके विषय के रूप में पढ़ा दी है। अगर वो उसको व्यापक दृष्टि से सोचने की प्रविधि नहीं बताता तो शायद छात्र वही होता कि वो पीएचडी कर लेता और जब रिक्शे वाले के पास जाता तो वो उससे उस तरह से बात करता जैसे एक अनपढ़ भी नहीं करता है। तो हम देखते हैं कई बार पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन रिक्शे वाले से देखो बात करने से पता चल गया कि क्या पढ़ा है। तो जी बाइंड अप कर लीजिए। जी जी ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम ट्राइंगल के शेप में जब हम बढ़ते हैं तो हम
बहुत्व से एकत्व की ओर जाते हैं और समग्रता से एकात्मता की ओर जाते हैं। और वो एकात्मता का भाव हमें सारे प्राणियों के साथ या सारे हमारे आसपास के कलीग्स के साथ या हमारे वातावरण के साथ हमें व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। और इसलिए हम कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तये, और कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार जो है वो शिक्षा के माध्यम से परिवर्तित होता है। मैं इस विषय को यहीं पर बाइंड करता हूँ। और शिक्षा नीति इंटरडिसिप्लिनरी सोच और सभी विषयों के बीच का जो दर्शन है या जो एक समानता है, उस पर मैंने कई विषयों को साथ में लेके उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आपने बड़े शांति से और बड़े धैर्यपूर्वक सुना। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। जी, आप जी। बहुत धन्यवाद आयुष जी। एक दो सवाल हैं, उनको ले लेते हैं। जी जी। हाँ, एक नीरजा सिंह का सवाल है, सर आई अंडरस्टैंड दैट एनईपी प्रोवाइड्स फॉर टीचिंग इन मदर टंग which जी is at the root of all learning, language being tool mind. I want to know how institution works in language teaching slash learning. How institutions work with on language? हाँ, कैसे वो काम करेंगे इंस्टीट्यूशंस लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के लिए? See, your question is very good, and this is the requirement of time, because when we like trace the psychological changes in the mind of a student, when we talk about this 5+3+3+4 policy, this is something which is like made very psychologically. Because what happens when the student is 3 years old and he is going to school, you are trying to put some conceptual clarity in his mind. But if you will start teaching him in English and his family language is something else, like if they are talking in Malayalam, their family is talking in Malayalam, उसकी जो परवरिश हुई है वो कहीं ना कहीं किसी और भाषा में हुई है. His family is speaking Hindi, and when he enters in school, he suddenly he see कि everything is going on in English. और तो क्या होता है कि जो विकास है व्यक्ति का वो रुक जाता है, क्योंकि जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो उतनी ही मेहनत कर सकता है जितना किसी और 5 साल के बच्चे की. तो वही बात हो गई एक तरह से कि आपका दिमाग कर रहा है मान लीजिए 1 हॉर्स पावर का काम, और उसमें आपने उसको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है और उस कॉन्सेप्ट को आपने इंग्लिश में डाल दिया, तो आधी शक्ति उसकी इंग्लिश समझने में लग जाएगी और आधी शक्ति कॉन्सेप्ट समझने में लग जाएगी. तो बेचारा कभी उस अवधारणा को समझेगा ही नहीं. हो सकता है वो आपकी भाषा को रट ले, हो सकता है वो ये समझ ले कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो घूमती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर का चित्र जो है वो कभी उसके दिमाग में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक मोटर जब देखी है तो उसने अपनी भाषा में सोचा है. तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को अगर हो सके तो भाषा का जो है वो मातृभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, कम से कम स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स में. तो और मुझे लगता है कि 5+3+3+4 के जो 5 साल का मातृभाषा का जो 5 साल 6 साल तक का वो रखा है वो एक अच्छा सुझाव है. एक निधि की टिप्पणी है, जी अध्यापक की चेष्टा रहती है छात्र को हर विषय पढ़ाया जाए, पर सेमेस्टर के लिमिटेशंस एग्जाम्स की मांग के सामने झुकना पड़ता है. इस पर आप कुछ रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे? टिप्पणी है इनकी, बेसिकली सवाल नहीं है. अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये एक वाकई कोर्स जब बनता है तो मुझे लगता है कि शायद हाँ वो चीज़ें कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक वो रहती है समस्या कि हाँ सेमेस्टर छोटा होता है और कोर्स बड़ा होता है. ऐसा मैंने देखा है और कई जगह देखा है कि ऐसी समस्याएं हैं. तो मुझे लगता है कि जो कोर्स बनाने वाली टीम्स हैं या जो कोर्स बनाने वाले जो भी दल हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम व्यक्ति को जो है वो उतने समय के हिसाब से उस लेवल का व्यक्ति कितने समय में सीखेगा, ये चीज़ उनको जो है ध्यान रखनी चाहिए. ये समस्याएं हैं. और एक मुझे और सवाल है छोटा सा, निशा सैनी का सवाल है, हाउ टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन डिजिटल क्लासरूम? See, in a digital classroom, what happens, this digital classroom is very friendly for this interdisciplinary approach, because when interdisciplinary is something which is connecting something to something, if you will try to make students understand the interdisciplinary approach in your classroom, you will have to use so many things like you will have to show them the physics thing, the Sanskrit thing. But when you are teaching in this technical mode or this webinar mode or something, then it's very easy because you can show them many things.
you can show them many things because आप जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, that is full of so many things, और उनमें आपको एग्जाम्पल्स जो है वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में जो है जब आप दिखाएंगे तो वो और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। मैं एक उदाहरण देके इसको समझाता हूँ कि आपके पास जो है हो सकता है बच्चे की पुस्तक में किसी स्फेयर को दिखाने का वो ना हो, लेकिन आपके इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वो चीज़ें हैं जो उसको स्फेयर का एक शेप दिखा सकते हैं। क्योंकि आज समस्या ये है कि मैथमेटिक्स में पीएचडी किए हुए बच्चे से आप पूछिए कि ये बताइए कि 700 गज का प्लॉट है तो कैसा रहेगा, तो वो कहें 700 गज का प्लॉट, पीएचडी कर लिया है उन्होंने मैथमेटिक्स में, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वो कितना होगा। वो अच्छा कितना होगा, ये जो कमरा है इससे कितना 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना। तो ये चीज जो है वो विजुअलाइजेशन की जो कमी है वो टेक्निकल एजुकेशन में या वेबिनार के माध्यम से जो एजुकेशन चल रही है उसमें हम और अच्छे से विजुअलाइज कराने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि क्लासरूम टीचिंग में भी वो हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा माध्यम है। मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इससे दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, दिव्या प्रधान का क्वेश्चन है। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू फॉर ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, democratization of knowledge and importance of original thinking. Sir, since there are many dialects existing along with recognized languages, how can a teacher negotiate with these issues to promote conceptual clarity? आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देंगे आप? ये फिर प्रश्न ये है इनका, सर, since there are many dialects existing along with recognized languages, yes, how can a teacher negotiate with these issues to promote conceptual clarity? Yes, yes, that's a good question, and this is something which I was talking about, अनेकता में एकता, because every language has so many dialects. That's true कि हम जो है हिंदी में हमारे पास बुंदेलखंडी एक डायलेक्ट है, एक हमारे पास भोजपुरी एक डायलेक्ट है। इतनी सारी डायलेक्ट्स होते हुए भी जो भाषा है और बोली का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं जब हम माध्यम की बात करते हैं तो देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई आप उस लैंग्वेज में करा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो टीचर होगा वो पंजाबी मिक्स होगा, उसकी भाषा में पंजाबी टच आएगा। और जब आप कहीं किसी मान लीजिए आप रुहेलखंड में पढ़ा रहे हैं तो आपकी भाषा में वो टच रहेगा। और डायलेक्ट्स जो हैं वो उन डायलेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हमें जनरलाइज करके उस नियरेस्ट लैंग्वेज तक ले ही जाना पड़ेगा, बिकॉज जो डाइवर्सिटी है वो इतनी अलग अलग होगी कि अगर हम डायलेक्ट्स की बात करेंगे और डायलेक्ट्स के डिफरेंट और वेरिएशंस की बात करेंगे तो मुझे लगता है एक एक बच्चे के साथ एक एक अलग अलग वो जुड़ेगा कि उसको एक एक एक्सपर्ट चाहिए होगा अलग अलग। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसको जनरलाइज करके एक लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा, और जब हम लैंग्वेज पे जाते हैं तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनुसूची में जितनी भाषाओं की बात की गई है एटलीस्ट उतनी भाषाओं को टच किया जाए। मुझे लगता है उतनी भाषाओं को टच करने से डायलेक्ट्स जो है वो आसपास की उसमें आ जाती हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम एक युवा सोच और युवा शक्ति को सुनने जा रहे हैं, और एक बहुत सुंदर सोच और सुंदरता के साथ ने आपने अपने आप विषय प्रतिपादन किया यहाँ पर, और सभी तरह के अनुशासनों के मध्य एक एकात्म बनाने का प्रयास आपने किया और समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, एक इंटरडिसिप्लिनरी सोच के साथ हमें विषय को पढ़ाना चाहिए। संजय जी ने आज रात को ही आपको अप्रोच किया था और आज आपने इतने कम समय में हमें इतने टफ विषय पर अनुमति दी बोलने के लिए, आपने अनुमति दी अपनी, तो इस के लिए संजय जी के प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लगभग 270 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, कुछ यूट्यूब पर हैं और कुछ इस समय लाइव सुन रहे हैं आपको, उनको लाभान्वित किया। हमारी ओर से, प्रतिभागियों की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, डॉक्टर हरि सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएलसी की ओर से, संजय जी की ओर से और हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और भविष्य में फिर कभी हमें अवसर मिलेगा तो फिर याद करेंगे आपको कि आप आएँ और हमें अपने विचारों से, अपने अनुशासन से, अपने अंतरानुशासन संबंधी विचारों से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आयुष गुप्ता।